नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी पेडागोजी के बारे में। जो सीटेट का भी पेपर होना है 14 दिसंबर को, कुछ पेपर 15 दिसंबर को भी होना है और एमपी टेट के पेपर लगातार चल रहे हैं। तो दोनों पेपरों के लिए हिंदी की पेडागोजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारे सीटेट और एमपी टेट के पेपर होते हैं उनमें 15 नंबर का तो हमारा सब्जेक्ट आता है हिंदी। जैसे भाषा में कोई 2 भाषाएं चुननी होती हैं, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, इनमें से हम कोई भी 2 भाषाएं चुनते हैं। तो जैसे हमने अगर हिंदी विषय का चयन किया तो 15 नंबर का हमारा सब्जेक्ट आएगा और 15 नंबर का आएगी हमारी पेडागोजी, शिक्षण विधियाँ कहते हैं जिनको, कि पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए भाषा को। किसी भी भाषा को सीखने के लिए बच्चों में कौन कौन से आवश्यक गुण होने चाहिए, तो जिनको शिक्षक के माध्यम से विकसित किया जाता है। तो शिक्षा है वो विद्यालय में ही शुरू नहीं होती है, वो जब से बच्चा जन्म लेता है तभी से बच्चे की भाषा का विकास होना चालू हो जाता है। तो इसी के बारे में हम समझेंगे कि हिंदी की जो शिक्षण विधियाँ हैं वो किस प्रकार से गति करती हैं। तो उसमें कि हमने कुछ शब्द लिख लिए हैं, इनको हम थोड़ी जो ऊपर लिखे हैं तो इनका मतलब है पॉजिटिव। जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं वो होते हैं कि हमको इनको ऑप्शन में सही टिक करना है। कुछ नीचे लिखे हुए हैं नेगेटिव टैग वर्ड, तो नीचे हम नेगेटिव टैग वर्ड पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहले हम समझ लेते हैं भाषा अर्जन। भाषा अर्जन क्या होता है? अर्जन का मतलब होता है अर्जित करना, जिसमें बच्चे को कोई मेहनत ना करनी पड़े, वो कहलाता है अर्जन। जैसे जब बच्चा छोटे में पैदा होता है तभी से वो आसपास के हाल चाल को या पर्यावरण को देख के कुछ ना कुछ सीखता रहता है, वही कहलाता है भाषा अर्जन। तो वो भाषा अर्जन कैसा होता है? मातृभाषा के रूप में होता है, ठीक है, और सहज रूप से होता है और अनौपचारिक रूप से हो। सहज मतलब जो जिसमें मेहनत ना करनी पड़े, अनौपचारिक मतलब होता है जिसका कोई व्यवस्थित ढंग ना हो, जब जो कुछ मिल गया तभी सीख लिया, वो कहलाता है अनौपचारिक। औपचारिक का मतलब होता है एक सिस्टमेटिक ढंग हो कि किस प्रकार से हमको कौन सी चीज़ सीखनी है, वो कहलाती है औपचारिक, जो विद्यालय में जाके होती है। लेकिन अनौपचारिक होती है जो घर में होती है, वो भाषा का अर्जन कहलाती है। इसलिए अगर भाषा का अर्जन आए तो हम सहज रूप से होती है और स्वाभाविक होती है, मतलब स्वाभाविक अपने आप होती चली जाती है, और इसी को बोलते हैं हम प्रथम भाषा, ठीक है। ये कहलाती है हमारी प्रथम भाषा, क्योंकि शुरुआत में इसी भाषा का विकास होता है। भाषा अर्जन के माध्यम से हम भाषा सीखते हैं। यह अनौपचारिक होती है, इसकी कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। और मातृभाषा के रूप में तो होता है, ये परिवार से इसका शुरुआत हो जाता है, ठीक है। फिर कहलाता है भाषा अधिगम। अधिगम क्या होता है? अधिगम मतलब भाषा को सीखना, जिसके लिए हमको प्रयास करना पड़े। जैसे हमको अंग्रेजी सीखना है तो उसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। अगर हमारी मातृभाषा हिंदी है और अंग्रेजी सीखना है, उर्दू सीखना है, तो हमको प्रयास करना पड़ेगा। तो एक कहलाता है भाषा अधिगम, मतलब सीखना, तो ये प्रयासपूर्ण होती है और ये औपचारिक होती है। जैसे अगर हमको इंग्लिश सीखना है तो हमको उसको सिस्टमेटिक ढंग से उसकी ग्रामर सीखनी पड़ेगी, उसकी बुकैब सीखनी पड़ेगी, सब कुछ सीखना पड़ेगा, तब हम उसको सही क्रम से बोल पाएंगे या अच्छे से हम उसको समझ पाएंगे। ये द्वितीयक रूप से होती है। प्रथम तो हो गई भाषा अर्जन और द्वितीयक हो गई हमारा भाषा अधिगम, और ये शिक्षक के द्वारा पढ़ाई जाती है, ये स्वयं से नहीं होता है। जबकि भाषा अर्जन है यह स्वयं के माध्यम से होता है, जबकि भाषा अधिगम है वो शिक्षक के माध्यम से होता है, ठीक है। ये हमारे अब हम समझते हैं भाषा विविधता। जब भी भाषा विविधता आए तो उसको हम एक संसाधन के रूप में लेंगे, उसको हम नकारात्मक नहीं मानेंगे कि विभिन्न प्रकार की भाषा हैं तो एक दूसरे में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे, बल्कि एक दूसरे की भाषा विकास में सहायता करेंगे। तो भाषा विविधता जब भी आए तो उसको एक संसाधन के रूप में माना है। संज्ञानात्मक विकास मतलब बच्चों के विकास में लाभकारी होंगे। अब आता है भाषा का प्रयोग। हमेशा इस भाषा का इसलिए नहीं हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि बच्चों में व्याकरण का ज्ञान हो जाए या बच्चे कुछ उसका उपयोग कर लें। हम बच्चे को भाषा इसलिए सिखा रहे हैं कि बच्चे उसको प्रयोग करना सीख पाएँ, आम बोलचाल की भाषा में उसको अपनी बातों को, अंदर की बातों को अभिव्यक्त करना सीख जाएँ हम। इसलिए हम बच्चे को भाषा सिखा रहे हैं। तो भाषा का प्रयोग करना ही सबसे हमारा बेस्ट आंसर होता है। विभिन्नता या विविधता। विविधता बच्चों में भाषा के प्रति विभिन्नता होनी चाहिए। ये नहीं है कि बच्चा एक प्रकार से सीखे, कई प्रकार से ही बच्चा सीख सकता है। तो विविधता हमारी भाषा के लिए हमेशा सही होते हैं। प्रिंट संबद्ध परिवेश। प्रिंट संबद्ध परिवेश का मतलब होता है, इसको बाला पेंटिंग भी बोली जाती है। बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स मतलब आसपास के परिवेश के माध्यम से सीखना, जिसके लिए उसको मेहनत भी ना करना पड़े। जैसे आजकल क्या होता है कि नर्सरी के विद्यालयों में पूरा विद्यालय कलरफुल बनाया जाता है और उसमें विभिन्न प्रकार के चित्र बने रहते हैं, शब्द वर्ड लिखे रहते हैं, जिनको देख के बच्चा केवल देख के उसका ध्यान नहीं जाता है, फिर भी बार बार वो उनको देखता है, समझता है, तो अपने मन से वो सीख जाता है। ये कहलाता है प्रिंट समृद्ध परिवेश। इसके माध्यम से ही बच्चा सीखता है। जैसे अखबार भी हमारा प्रिंट समृद्ध परिवेश में आएगा। जैसे हमारे आसपास कहीं अखबार पड़े रहते हैं तो हम उनको थोड़ा बहुत देख ही लेते हैं, ठीक है। कोई पत्रिका हो गई, इसके लिए हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े।
जैसे अगर इसी में आ गया भाषा प्रयोगशाला, तो प्रयोगशाला के लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ का स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है, तो भाषा प्रयोगशाला नहीं आएगा इसमें, ठीक है। अब पठन, पठन का मतलब क्या होता है, अगर अर्थ में है और बोध हमको ज्ञान हो रहा है तो वो पठन है, अगर उसका हम अर्थ नहीं समझ रहे हैं तो वो वाचन कहलाएगा। इसलिए पठन का शब्द जब पठन जब भी आए तो अर्थपूर्ण होना चाहिए और उसका बोध होना चाहिए। लेखन, लेखन कब होगा, जब मौलिक विचार, मौलिक विचार मतलब क्रिएटिविटी, मतलब बच्चे को अंदर कुछ ऐसा जब लिख रहा है तो ऐसा नहीं है कि केवल वो नकल कर रहा है, नकल करना नहीं है, उसको खुद से लिख पाए, अपनी बातों को अभिव्यक्त कर पाए, वो होता है लेखन। चॉम्स्की ने कहा है भाषा को, भाषा की जन्मजात क्षमता होती है बच्चों में। इन्होंने एक शब्द दिया है LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, मतलब बच्चों के पास एक डिवाइस होती है जिनके माध्यम से, भाषा ग्रहण का यंत्र कहा जाता है, इसके माध्यम से बच्चा भाषा को सीखता है। नकल द्वारा सीखना है, अनुकरण के माध्यम से सीखना है, स्किनर ने कहा है। समाज, समाज शब्द जहाँ भी आए समाज के माध्यम से सीखना है, समाज की अंतरक्रिया के माध्यम से सीखना है, वाइगोत्स्की ने कहा है, ठीक है। समाज शब्द जहाँ भी आए वाइगोत्स्की से हम जोड़ देंगे। और ये क्या लिखा है, विद्यालयी भाषा, विद्यालयी भाषा हमेशा मात्र क्या, विद्यालयी भाषा, विद्यालयी भाषा का जब भी शब्द आए कि विद्यालयी भाषा कौन सी होगी, तो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कोई भी भाषा पर हम टिक नहीं लगे। विद्यालयी भाषा हमेशा मातृभाषा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि मातृभाषा के माध्यम से ही बच्चा अपने जो उसके स्वाभाविक गुण हैं या स्वाभाविक जो उसकी क्षमता है वो निखर कर आती है। अगर जैसे किसी और भाषा में हम बच्चों को पढ़ाएं जो उसकी वहाँ की मातृभाषा नहीं है, तो उस भाषा में बच्चा इतना सहज नहीं हो पाता, सहज रूप से नहीं बोल पाता, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, इसलिए विद्यालयी भाषा मातृभाषा होगी, ठीक है। बाल साहित्य, बच्चों का साहित्य ये हमेशा पॉजिटिव टैगवर्ड में आता है कि जो पत्र पत्रिकाएँ हो गई और जो खेल खिलौने हो गए, वो सब बाल साहित्य की जो पत्र पत्रिकाएँ आती हैं छोटी छोटी, उनके माध्यम से बच्चा सीखता है, वो पॉजिटिव में आएगा, बाल साहित्य के माध्यम से सिखाना। संप्रेषणात्मक विधि, संप्रेषण मतलब होता है अपनी बातों को एक्सप्रेस करना। इसमें सभी भाषा, ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है कि संप्रेषण के माध्यम से भाषा सीखे। जैसे अगर हमको बोलना नहीं आ रहा है तो दो बच्चों को एक साथ बिठा दिया, कुछ क्वेश्चन ये करे उनके आंसर वो दे और कुछ क्वेश्चन वो करे उनके आंसर वो दे, तो अपने आप से कुछ ना कुछ वो शब्दों को उससे सीखेगा और सीखता चला जाएगा। तो संप्रेषण विधि ही ये हमारा पॉजिटिव में आएगा। चारों कौशल, तो चारों कौशल हैं एक साथ सीखे जाते हैं। जैसे चार कौशल होते हैं ना, सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना, LSRW जिनको बोला जाता है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। वैसे कहा जाता है कि पहले बच्चों को सुनाओ, फिर स्पीकिंग मतलब बोलना सिखाओ, फिर रीडिंग माने पढ़ना सिखाओ, फिर राइटिंग मतलब लिखना सिखाओ। लेकिन चारों कौशल एक साथ विकसित होते हैं, इनको हमको ऐसे क्रम में विभाजित नहीं करना है, ये चारों कौशल एक साथ विभाजित होते, एक साथ सीखे जाते हैं और एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। इनका एक दूसरे से सुनने का, लिखने के साथ और बोलने के साथ, पढ़ने के साथ एक संबंध रहता है, इसलिए चारों कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, अलग अलग नहीं सीखे जाते हैं कि पहले बच्चे को केवल लिसना, केवल सुनाओ सुनाओ सुनाओ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब इनको बोल, जो सुनना और पढ़ना होते हैं ये कहलाते हैं ग्रहणात्मक, क्योंकि इनसे ग्रहण किया जाता है, सुनने के माध्यम से ग्रहण करते हैं और पढ़ने के माध्यम से भी हम ग्रहण करते हैं। और अभिव्यक्तात्मक मतलब अभिव्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, हम बोलने के माध्यम से अपनी बातों को अभिव्यक्त करते हैं और लिखने के माध्यम से लिख कर भी हम कोई चीज़ अभिव्यक्त कर देते हैं। बहुसांस्कृतिक परिवेश, ये भी एक पॉजिटिव में आएगा कि जब अगर कहीं का कल्चर बहुत सांस्कृतिक है, बहुत सी संस्कृतियाँ एक साथ आकर मिल रही हैं, तो वहाँ का परिवेश एक कहें तो कम्पिटेटिव टाइप का परिवेश होगा, जिससे वो एक दूसरे की संस्कृतियों को बच्चे सीखेंगे और चर्चा करना हमारा पॉजिटिव में आएगा। एक दूसरे चर्चा करने के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। रचनावादी उपागम मतलब क्रिएटिविटी, रचना के माध्यम से सीखना, बच्चा करके सीखे, ये कहलाता है रचनावादी उपागम, तो इसको पॉजिटिव में आए। आगमन विधि मतलब उदाहरण से नियम की ओर, पहले हम उदाहरण बच्चों के सामने कई उदाहरण प्रस्तुत करेंगे और फिर बाद में नियम निकलाएंगे, तो छोटी कक्षा में आगमन विधि इंपॉर्टेंट होती है। उदाहरण से इसको बोला जाता है, उदाहरण से नियम की ओर, पहले उदाहरण दिखाएं फिर नियम दिखाएं। इसकी जस्ट उल्टा होता है निगमन विधि, निगमन में होता है नियम से उदाहरण की ओर, तो वो नकारात्मक में आ जाएगा छोटी कक्षाओं में। छोटी कक्षाओं में आगमन विधि पॉजिटिव में आती है, इसकी इसलिए आगमन विधि सही होती है। अपसारी चिंतन, अपसारी का मतलब होता है फैलाव, मतलब विस्तृत, कई रूपों में देखना, एक चीज़ को केवल एक पक्ष को नहीं देखना, कई रूपों में देखना। जैसे अगर उससे जैसे पेड़ को दिखाओ किसी बच्चे को, तो वो केवल पेड़ को ना देखे, उसके आसपास के हाव भाव को देखे, उसमें जो पक्षी बैठे हैं उनको भी देख ले, और अगर कोई जानवर जैसे कोई सांप या कुछ उस वहाँ पर बैठा है तो वो भी उनको भी देख ले। ये कहलाता है अपसारी चिंतन या विभिन्न पहलुओं को देखना, ठीक है। सृजनात्मकता, सृजनात्मकता
कहलाती है कि अपने मन से कोई सृजित कर ले बच्चा चीज़, वो कहलाती है सृजनात्मकता। ये बहुत ही अच्छी चीज़ मानी जाती है कि जैसे भाषा में भी कि अगर बच्चा अपने माध्यम से कुछ वाक्यों को बना रहा है, जैसे हम कहें कि इस चित्र पर 5 वाक्य बनाओ, तो अपने माध्यम से कुछ भी बना ले, वो कहलाती है सृजनात्मकता। नम्यता यही कहलाती है, क्रिएटिविटी है नम्यता, कि अपने माध्यम से उसमें नम्य हो, कोई लचीलापन हो, कोई भी कठोरता ना हो, कि केवल एक उत्तर ना हो, उसके कई उत्तर हों, वो कहलाती है नम्यता। तो ऐसे उत्तर हमेशा भाषा विकास के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके माध्यम से बच्चा की भाषा का विकास हो। रचनात्मक मूल्यांकन हमेशा रचनात्मकता मतलब होता है कि दैनिक, साप्ताहिक, वार्षिक, मतलब दिन प्रतिदिन का मूल्यांकन कहलाता है रचनात्मक मूल्यांकन। इसका जस्ट अपोजिट होता है योगात्मक, वो नेगेटिव में आ जाएगा, लेकिन रचनात्मक मूल्यांकन आएगा हमारा पॉजिटिव में। समालोचनात्मक चिंतन मतलब आलोचना करते हुए चिंतन करना, कि जैसे कोई हमने चित्र दिखाया तो उसकी हमको अगर अच्छी बातें हैं तो उनको भी बच्चा समझे, और जो गलत बातें हैं तो उनकी भी बच्चा सीखे। जैसे इस चित्र बनाया, उसमें पानी बर्बाद हो रहा है, तो उसकी वो समझे कि पानी बर्बाद हो रहा है, हमको इसको पानी बर्बाद नहीं करना है। तो आलोचनात्मक चिंतन मतलब आलोचना भी करें, और फिर ये पानी गिर रहा है, या ये आलोचना हो गई, और उसको गिरना नहीं चाहिए, ये उसकी मतलब तारीफ हो गई, तो आलोचना करते हुए उसकी प्रशंसा करना, यह कहलाता है आलोचनात्मक चिंतन। दैनिक जीवन से जुड़ी हुई बातें हमको बच्चों को सिखानी चाहिए। तो दैनिक जीवन से जब भी हम भाषा को सिखाएं बच्चों को, दैनिक जीवन के शब्दों को लें। परभाषा या ट्रांसलैंग्वेजिंग, ये नया शब्द आया है, परभाषा कहलाती है या ट्रांसलैंग्वेजिंग कहलाती है। जैसे जब बच्चा एक भाषा को सीखता है, उसके बाद जब दूसरी भाषाओं को सीखता है, वो कहलाता है ट्रांसलैंग्वेजिंग। जैसे बच्चा अपनी मातृभाषा को सीखता है, जानता है, उसके बाद जब विद्यालय में जाता है तो कोई हिंदी या इंग्लिश दूसरी भाषाओं को सीखता है, वो कहलाती है परभाषा या दूसरी भाषा या ट्रांसलैंग्वेजिंग भी उसको हम बोल देते हैं। ठीक है, अब कुछ शब्द आते हैं। स्वनिम कहलाता है ध्वनि विज्ञान, इसको इंग्लिश में फोनेम बोले। अक्षर का ज्ञान कहलाता है स्वनिम, अक्षर का ज्ञान कहलाता है स्वनिम, इनको एज इट इज रटना है। स्वनिम कहलाता है अक्षर ज्ञान, इसको इंग्लिश में फोनेम बोलते हैं। ठीक है, और आकृति विज्ञान कहलाता है हमारा शब्द का ज्ञान हो जाए, जैसे जल, कमल, ये कहलाएंगे हमारे शब्द विज्ञान, इसको इंग्लिश में मॉर्फेम बोल देते हैं। इसी प्रकार वाक्य का ज्ञान होता है वाक्य विन्यास। ठीक है, पूरे वाक्य का ज्ञान होना वाक्य विन्यास। ठीक है, कुछ शब्द और हैं जैसे कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग। कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग क्या है? कोड स्विचिंग का मतलब होता है कि एक भाषा, जैसे हम अगर हिंदी अभी बोल रहे हैं और अब हिंदी बोलने के साथ हम इंग्लिश बोलना चालू कर दें, तो एक अचानक से कोड स्विच कर गए, हम किसी दूसरी भाषा पर स्विच कर गए, फिर हमने हिंदी को पूरी तरह से छोड़ दिया। हम किस भाषा पर स्विच कर गए? इंग्लिश पर स्विच कर गए। हम अचानक से उर्दू बोलने लगे या संस्कृत बोलने लगे, तो हम डायरेक्ट स्विच कर गए, पूरी भाषा को हमने छोड़ दिया। मतलब स्विच करना मतलब बदलना भाषा। और कोड मिक्सिंग कहलाता है कि जैसे हम हिंदी भी बोल रहे हैं, इसमें साथ साथ कुछ इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी भी यूज कर जाएं, तो वो कहलाता है कुछ फिर इंग्लिश फिर हिंदी, मतलब 2-3 भाषाओं को हम मिक्स कर दें, या 1 या 2 भाषाओं को मिक्स कर दें, वो कहलाता है हमारा कोड मिक्सिंग, मतलब भाषाओं को मिक्स करना। ठीक है, अब एक शब्द होता है ऋणात्मक द्विभाषावाद। ऋणात्मक द्विभाषावाद का मतलब होता है जब हम किसी दूसरी भाषा को सीखते हैं, जैसे जब हम छोटे होते हैं तो मातृभाषा को सीखते हैं, लेकिन जब हम स्कूल में जाते हैं तो हिंदी को या इंग्लिश को बोलते हैं, तो कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि जो पहली भाषा होती है हमारी, उसको हम भूलते हुए घटती हुई चली जाती है, और दूसरी भाषा जो हमने नई भाषा सीखी है वही बढ़ती हुई चली जाती है। तो पहली भाषा का कम होना, जो पहली भाषा है उसका धीरे धीरे नीचे की ओर कम होना, और दूसरी भाषा बढ़ना, मतलब ऋणात्मक रूप से दूसरी भाषा सीखना। वो भाषा आती तो है हमें, लेकिन उतनी नहीं आती, मतलब धीरे धीरे कम हो गई। अब अगर हम बोलना भी चाहें तो उतने अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, कुछ शब्द हमको मिस कर जाते हैं कि हमें यह ध्यान में नहीं आते हैं, वो कहलाता है ऋणात्मक द्विभाषावाद। इतने शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखो, राजभाषा हमारी हिंदी है, राष्ट्रभाषा कोई भी हमारी नहीं है, हमारी राजभाषा हिंदी है। आर्टिकल 343 में कहा गया है कि हमारी राजभाषा हिंदी होगी। ठीक है, 1963 में एक राजभाषा आयोग आया था, उसके माध्यम से बताया गया है। आर्टिकल 343 में कहा गया है कि हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, इसको ध्यान रखना है। राजभाषा है, राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज इसको बोला जाता है। ठीक है, और अभी वर्तमान में हमारी जो 22 भाषा हैं जिनको संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया हुआ है। पहले संविधान में 14 भाषाएं थीं, उनको राजभाषा का दर्जा दिया गया था। अब उनमें विभिन्न संविधान संशोधन के माध्यम से 22 भाषाएं हो गई हैं। ठीक है, अब कुछ नेगेटिव की चर्चा कर लेते हैं कि अगर ये शब्द हमको दिख जाते हैं तो हमको इनको टिक नहीं करना होता। जैसे प्रतियोगिता, बच्चों में प्रतियोगिता को हमेशा नकार देना है कि एक दूसरे के लिए प्रतियोगिता के लिए बच्चे नहीं सीखें।
हमेशा बच्चे अपने ज्ञान के लिए ज्ञान का निर्माण करें, ना कि एक दूसरे से जलन के माध्यम से या प्रतियोगिता के माध्यम से सीखें। निगमन विधि, जो आगमन विधि होती है उदाहरण से नियम की ओर, और निगमन का मतलब होता है कि पहले नियम बता दिया, फिर उस पर जैसे कोई एक प्रमेय करवा दिए, थ्योरम करवा दी कि ऐसा होता है, उसके बाद आप उसके उदाहरण करे जाओ, लेकिन बच्चों को पता नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। तो निगमन विधि छोटी कक्षाओं में बिल्कुल से गलत होती है। व्याकरण, व्याकरण पर बच्चों को बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि बच्चों को आप व्याकरण सिखाने लग जाएं। भाषा में उसको भाषा को बोलना आना चाहिए, अभिव्यक्त करना आना चाहिए। व्याकरण से उसका कोई मतलब नहीं। अगर व्याकरण वो गलत कर रहा है तो करने दो, वो हम बड़ी कक्षाओं में सीख लेंगे। स्कूली भाषा, स्कूली भाषा भी हमेशा गलत होती, मातृभाषा सही होती। स्कूली भाषा का विकास नहीं करना है हमको। अगर पेपर में ऐसा लिखा हुआ हो, जैसे एक ऑप्शन में लिखा हुआ कि बच्चों को स्कूली भाषा के विकास पर बल देना चाहिए, या तो वो गलत हो जाएगा। हमको बच्चों की मातृभाषा के रूप में ही बच्चों को सिखाना है। प्रत्यय स्मरण, प्रत्यय स्मरण कहलाता है, प्रत्यय स्मरण स्कूली भाषा का तो कठोर अनुशासन। अनुशासन तो हमारा अनुशासन सही है, लेकिन कठोर अनुशासन गलत हो जाता है। सुंदर लिखावट, हमको लिखावट पर जोर नहीं देना है, हमको केवल उसके भाव को समझना है। अगर वो गलत लिख रहा है तो थोड़ी बहुत उनकी गलती चलती रहती हैं। बाधा, कोई भी बाधा हो या जटिलता हो, ये हमेशा नेगेटिव में आ जाएंगे। अगर बाधा कभी भी आती है बच्चों के मार्ग में सीखने के माध्यम से, तो वो नेगेटिव में है। जटिलता, कोई भी जटिल चीज़ हमको नहीं सिखानी है, वही चीज़ सिखानी है जिसमें बच्चा सहज हो। ठीक है। रटना, रटना कंठस्थ करना हमेशा नेगेटिव में आते हैं। प्रत्यय स्मरण, ये भी एक स्मरण करने का तरीका है कि हम बार बार उसको स्मरण करवाएं, बार बार बचनी करवाएं, ये भी नेगेटिव में आएगा। वैज्ञानिक शब्दावली, हमको बच्चों को कोई भी वैज्ञानिक या कठिन शब्दों की नहीं सिखाने हैं। काव्यात्मक, कोई भी काव्य या गद्य पद्य का कोई ऐसा हमको पंक्ति नहीं बोलनी है बीच बीच में कि बच्चा उनको समझ ही ना पा रहा हो काव्य के रूप में। ठीक है। हमको केवल जो मातृभाषा है उसके रूप में, जिसमें बच्चा सहज हो, जो उसके आसपास के परिवेश से जुड़ा हो, उस पर फोकस करना है। आदेशात्मक, आदेशात्मक प्रणाली हमेशा गलत होती है कि आपने आदेश दे दिया कि शिक्षक का जो कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गया, वो हमेशा गलत होता है। ठीक है। ये बाल केंद्रित होती है, कभी भी पाठ्य पुस्तक केंद्रित, विद्यालय केंद्रित या समाज केंद्रित नहीं होगी। ये शिक्षक केंद्रित नहीं होगी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होगी कि किताब में जो कुछ लिखा है वो सही नहीं है। जैसा बच्चे का मन है वो सही है। अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो तभी पढ़ेगा, खेलने का मन है उसको तो तब उसको खेल खिलवाना चाहिए। ठीक है। तो शिक्षक या खेल खेल के माध्यम से उनको सिखाना चाहिए। तो शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए। दंड को हमेशा, दंड तो होता ही नहीं है, बिल्कुल से बंद हो गया अब तो दंड। एक कौशल पर बल, किसी एक कौशल पर बल नहीं देना चाहिए, हमेशा हमको विभिन्न कौशलों पर बल देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को अगर पढ़ने में कमज़ोर है तो उसको हम खेल को बिल्कुल ही नकार दें। उसको क्या पता वो राइटिंग में अच्छा हो, रीडिंग में अच्छा हो, या जैसे कुछ और चित्रकारी में वगैरह में कुछ अच्छा हो। ठीक है। तो उस पर भी हमको बल देना चाहिए। केवल, मात्र ही, ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा जो जिस भी क्वेश्चन में आ जाते हैं, जिस भी ऑप्शन में आ जाते हैं, उनको हमको हटा देना है। क्योंकि ये जो वो होता है, ऑप्शन होता है, उसमें एक लिमिट पैदा कर देते हैं, ऑप्शन को संकुचित करते हैं। हमेशा हमको ऐसे ऑप्शन का चयन करना है जो एक विस्तृत रूप को दर्शाए। मतलब ऐसा ना हो कि कोई एक लिमिट को दर्शाए कि केवल भाषा का विकास विद्यालय में ही होता है, तो केवल भाषा का विकास विद्यालय में ही होता है तो लिमिट कर दी ना कि विद्यालय बस में होता है। या फिर ऐसा आ जाके केवल भाषा का विकास घर में ही होता है, तो वो भी एक नेगेटिव हो गया, एक प्रकार से कहें संकुचित हो गया। तो जहाँ भी संकुचित आए, अर्थ में आए, तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो केवल, मात्र ही, ये नेगेटिव में हो जाएंगे। मानकीकृत, कोई भी मानक हमको निर्धारित नहीं करने हैं ये विद्यालय में या घर में कि इसके माध्यम से बच्चा सीखेगा। वो मानक गलत भी हो सकते हैं और बदल भी सकते हैं। ठीक है। भेदभाव तो कभी करना ही चाहिए। गैर प्रासंगिक नहीं पढ़ाना चाहिए हमको बच्चों को, कि जैसे आप पढ़ा रहे हैं हिंदी भाषा और आप किसी गणित की चर्चा करें या पर्यावरण की चर्चा करें तो आपको हिंदी पर ही रहना है, गैर प्रासंगिक नहीं हो, प्रासंगिक रहना है। ठीक है। और योगात्मक आकलन, योगात्मक आकलन सही नहीं होता है, रचनात्मक आकलन सही होता है। योगात्मक आकलन कहलाता है जो वर्ष के अंत में किया जाता है, वो कहलाता है योगात्मक आकलन, ये हमेशा गलत होता है। व्यवहारवादी उपागम, व्यवहारवादी उपागम कहलाता है कि किसी दूसरे के व्यवहार के माध्यम से सीखे बच्चा कि अगर शिक्षक ऐसा कर रहा है तो हम ऐसा करें, तो व्यवहारवादी उपगम गलत होता है। रचनावादी उपगम सही होता है कि रचना के माध्यम, खुद के माध्यम से सीखे, खुद की क्रिएटिविटी के माध्यम से सीखे, खुद करके सीखे, वो सही होता है। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे ने जो कह दिया या शिक्षक ने कह दिया कि इनके जैसा करो तो उनके जैसा करने लगो, तो व्यवहारवादी उपगम गलत होता है। वर्तनी पर हमें कभी जोर नहीं देना है कि अगर वर्तनी बच्चा गलत कर रहा है, हमें केवल उनके भाव को समझना है। और एक ही तरीका नहीं है, कई तरीक़ों से पढ़ाना चाहिए कि आप एक ही विधि को पढ़ाते रहें और
दूसरी विधियों का उपयोग ही ना करें। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही सरल है, हमने थोड़ी थोड़ी चर्चा कर ली है, आपको ज़रूरी इससे हेल्प मिलेगी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसको भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि हमको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। आप किसी भी टॉपिक पर लिखेंगे, हम वीडियो बना देंगे, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार की और वीडियो के लिए हमारे चैनल MHRD टीचर को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें एंड शेयर करें। आपको इस पर CTET और MPTET के वीडियो भी कुछ मिलेंगे, उसको भी आप देख सकते हैं अपने जो आपकी मतलब जो आपके पेपर हैं बहुत ही हेल्पफुल होंगे। धन्यवाद।